रणधीर का काफी देर से इंतजार कर रहे उसके पापा, और जब उन्होंने रणधीर को आते नहीं देखा तो उन्हें शक हो गया था। उन्हें लगा कि शायद टिया और रणधीर उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बार टिया से और इस बारे में सवाल किया, लेकिन जब उसने गोलमोल जवाब दिया तो वो सीधे उठकर अंदर वाले कमरे में चले गए थे। और वहां जाकर देखने के बाद रणधीर और टिया के पापा को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन टिया के होश उड़ गए थे, क्योंकि ना तो उस कमरे में रणधीर मौजूद था और ना ही शक्ति मौली की बॉडी वहां पर दिखाई दे रही थी। ये दोनों कहां चले गए? टिया ने अपने मन में बोलते हुए कहा, और फिर रणधीर के पापा की ओर देखते हुए बोली, कहा था ना अंकल कि वो नीचे गया है कुछ लाने के लिए, लेकिन आपने मेरा कहना ही नहीं माना। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही थी। रणवीर प्रताप उस बनावटी मुस्कुराहट को पहचान भी रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने टिया से कुछ नहीं कहा और उसके पापा की ओर देखते हुए बोले, तुमने तो कहा था कि रणधीर किसी के लिए रोज ड्रेसिंग का सामान मंगाता है, यहाँ तो सब क्लीन है। उसकी बातें सुनकर टिया चौंक गई थी। तो इसके पीछे मेरे पापा का दिमाग है, और देखो कितने शांत और सीधे बन रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। टिया ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, मैंने उसे ढेर सारी कॉटन पट्टियां और मलहम लेते देखा था भाई साहब, तभी मुझे शक हुआ। टिया के पापा ने जवाब दिया, लेकिन इससे पहले रणवीर प्रताप कुछ और आगे कहते कि टिया बोल पड़ी, क्या यार पापा, आपको मेरे से पूछना चाहिए था, वो मैंने अपने दोस्त के लिए मंगाया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिनों पहले। टिया ने झूठ बोलते हुए कहा, कौन सा दोस्त? टिया के पापा ने टिया की ओर सवाल दाग दिया था। टिया को आशा नहीं थी कि उसके पापा उससे ये सवाल कर बैठेंगे, इसलिए वो झेप गई थी। अरे वो मेरी दोस्त है ना पापा, श्रुति, उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। बेचारी गरीब है ना, तो दवा के पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो रणधीर ने अपने पॉकेट मनी से उसके लिए दवा खरीदी थी। टिया ने रणधीर की तारीफ करते हुए कहा, उसे रणधीर की झूठी तारीफ करना बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल की मुश्किल को टालने के लिए इससे बेहतर उपाय और कोई नहीं था। क्या भाई साहब, आप भी ना, बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप हैं कि नाहक में उनके ऊपर शक कर रहे हैं। रणवीर प्रताप ने टिया के पापा की तरफ देखते हुए कहा, और फिर उसके बाद बाहर निकलने लगे। जब रणवीर प्रताप और टिया के पापा बाहर निकल रहे थे, तभी टिया की नजर उसके सामने दिख रही खिड़की के ऊपर चली गई थी। रणधीर का एक जूता वहीं पर गिरा हुआ था, जो शायद वहां से भागते वक्त या जो भी आफत उसके ऊपर आई हो उससे बचते वक्त वहां से गिर गया था। रणधीर के जूते को देखते ही टिया के तो पसीने छूट गए थे। उसे लगा कि शायद रणधीर खिड़की के पास छुपा हुआ है, इसलिए अगर उसके पापा या फिर रणधीर के पापा की नजर रणधीर के जूतों के ऊपर पड़ गई तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इसलिए वो जल्दी से बाहर निकली और उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया था। टिया के पापा को अभी भी टिया की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो फिर से उस सोफे पर आकर धम्म से बैठ गए थे। उन्हें फिर से सोफे पर बैठता देखकर टिया अंदर ही अंदर उनके ऊपर गुस्से से लाल हो चली थी, क्योंकि रणधीर के पापा उसकी इतनी जासूसी नहीं कर रहे थे जितनी उसके पापा उसकी कर रहे थे। इधर टिया अपने ऊपर आई मुश्किल को अपने गले से छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, उधर रिया माथुर के बंगले पर अधूता नाम की आफत मुखिया हरमन सिंह का रूप लेकर आ चुका था। गोली ने जब रिया से ये कहा कि सिद्धार्थ के गांव के मुखिया आए हैं, तो रिया का चेहरा खुशी से झूम उठा था, क्योंकि वो सिद्धार्थ के बारे में पता करने के लिए उसके गांव जाने का प्लान कर रही थी कि शायद उसे वहां कोई सुराग मिल जाए। इस पर मुखिया हरमन सिंह के वहां आने की खबर सुनकर रिया का खुश होना लाजमी था। बुलाओ बुलाओ, उन्हें अंदर बुलाओ, रिया ने गोली से कहा, और फिर गोली ने रिया के आदेश को सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचा दिया था। मुखिया हरमन सिंह का रूप रखकर वहां आया अधूता रिया के बंगले के गार्डन में आकर बैठ चुका था। तभी उसकी नजर अपने सामने लगे एक चिनार के पेड़ पर गई। ये वही चिनार का पेड़ था जिसे सिद्धार्थ ने अपनी जादुई बारिश से ठीक किया था। उसने उस चिनार के पेड़ के अंदर से आती हुई पारद के जादुई बारिश की खुशबू को महसूस कर लिया था, और उसके पांव अपने आप उस तरफ बढ़ते चले गए थे। अधूता जाकर उस चिनार के पेड़ के पास खड़ा हो गया था और उसे एक टक निहारे जा रहा था। पारद, जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस करने की शक्ति है, उसका उपयोग ये लड़का फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने और बीमार पौधों को ठीक करने में कर रहा है।
आखिर क्या सोचकर पारद ने इसे चुन लिया है, मुझे खुद समझ नहीं आता। अधूता अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला और उसका चेहरा मुखिया हरमन सिंह के चेहरे से बदलकर उसके असली चेहरे में हो गया था। साथ ही साथ उसकी आंखों का रंग सामान्य से बदलकर सुर्ख लाल हो गया था। ये बिल्कुल वैसा ही लाल रंग था जैसा राज्य रक्षक आदित्य के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाए जाने के पहले इंद्रनगर के राज्य महल में फैल गया था। अधूता की आंखों का रंग इस बात का इशारा कर रहा था कि अधूता के ऊपर जिस महान मां का कब्जा है, जरूर उसने ही राज्य रक्षक आदित्य के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया होगा। लेकिन ये अंदेशा कितने हद तक सही था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। अधूता अभी चिनार के पौधे में ही उलझा हुआ था कि तब तक रिया माथुर वहां आ गई थी। कैसे हैं हरमन जी? कहिए, कैसे आना हुआ? रिया ने हरमन सिंह की तरफ आते हुए सवाल किया, लेकिन अधूता का ध्यान अभी भी उस चिनार के पौधे पर था और अभी भी उसकी आंखों का रंग लाल ही था। अधूता की तरफ से कोई जवाब ना सुनकर रिया माथुर उसकी ओर बढ़ रही थी। रिया एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी और अधूता अभी भी अपने असली रूप में था। रिया माथुर ने जाकर अधूता के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था और रिया माथुर का हाथ अपने कंधे पर पड़ते ही अधूता के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई थी और उसने झट से अपना चेहरा हरमन सिंह के चेहरे में बदल लिया था। क्या हुआ हरमन जी, सब ठीक तो है? रिया ने अधूता से सवाल किया। हाँ रिया मैडम, सब ठीक है। आपका ये पौधा बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए हम इसको देखने लगे। अधूता ने रिया माथुर को जवाब दिया। अरे ये तो मर चुका था, वो तो भला हो सिद्धार्थ का, उसने इसकी जान बचा ली। रिया ने सिद्धार्थ की तारीफ करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अधूता का चेहरा गंभीर हो गया था और वो अपने मन में बोला, उसने भले ही इस पेड़ की जान बचाई थी, लेकिन मैं भी देखता हूं कि उसकी जान कौन बचाता है। और फिर उसने रिया की ओर देखते हुए कहा, मैं सिद्धार्थ के बारे में ही पता लगाने के लिए आपके पास आया हूं। अधूता के मुंह से सिद्धार्थ के बारे में पता लगाने की बात सुनकर रिया चौंक गई थी। उसे लगा था कि मुखिया हरमन सिंह शायद उसे सिद्धार्थ के बारे में कुछ बताने आए हैं। उल्टा वो उसी से सिद्धार्थ के बारे में सवाल कर रहे थे। क्या आपको नहीं पता कि सिद्धार्थ कहाँ है? रिया ने सवाल किया। नहीं मैडम, वो 10-15 दिन पहले गांव से अपने पिता के साथ निकला था, तब से वो वापस नहीं गया। पूरा गांव उसको लेकर चिंतित है, ऊपर से पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। हम लोग परेशान है कि आखिर सिद्धार्थ कहाँ है। अधूता ने एक ही सांस में सारी बात रिया माथुर के सामने रख दी थी। रिया अब और परेशान हो गई थी, उसे अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इधर रिया अधूता से बात कर रही थी और उधर सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठा रिया के बारे में ही सोच रहा था। जिस वक्त अधूता ने रिया के घर में एंट्री की थी, ठीक उसी वक्त रांझना से मिलकर वापस जा रहे सिद्धार्थ को रिया के साथ कुछ अनहोनी होने का एहसास हो चला था। लेकिन उसे लगा कि शायद ये भ्रम है, इसलिए वो इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ गया था। लेकिन जब रिया ने अधूता के कंधे पर हाथ रखा था कि ठीक उसी वक्त पारद से एक काली ऊर्जा निकलकर हवा में रिया माथुर के चेहरे को बनाती हुई गायब हो गई थी। उस काले धुएं को देखकर सिद्धार्थ को रिया की चिंता सताने लगी थी। जिस लड़की ने उसकी इतनी मदद की थी, उसे वो मुश्किल में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो वहां से उठा और गुरबचन के पास चला गया था, जो वहीं बह रही एक छोटी सी झील के पास बैठा हुआ था। बीरेन अंकल को कॉल करो आप एक बार, सिद्धार्थ ने गुरबचन से कहा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? गुरबचन ने सिद्धार्थ से पूछा। हाँ हाँ सब ठीक है, बस मुझे उनसे थोड़ी सी बात करनी है, सिद्धार्थ ने गुरबचन से कहा। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद गुरबचन ने ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए बीरेन को फोन लगा दिया था। क्या हुआ गुरबचन? बीरेन ने फोन उठाते हुए कहा। मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूं अंकल, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ बोलो सिद्धार्थ, क्या हुआ? निर्मला से बात करनी है क्या? बीरेन ने सवाल किया। हाँ उनसे तो बात करनी है, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। कैसा काम? बीरेन ने सवाल किया। आपको रिया माथुर के बारे में पता करना होगा कि वो ठीक है या नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ के मुंह से अचानक से रिया माथुर का नाम सुनकर बीरेन थोड़ा सा चौंक गया था।
लेकिन वो सिद्धार्थ से इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ठीक है बोलकर फोन काट दिया था। उधर सिद्धार्थ रिया के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, इधर रिया माथुर सिद्धार्थ के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। सिद्धार्थ के बिना फंडिंग मिलना नामुमकिन सा था। अधूता को भी रिया से बात करने के बाद ये यकीन हो गया था कि रिया को सिद्धार्थ से मिले बहुत समय बीत चुका है और उसे सिद्धार्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके साथ साथ वो रिया की खूबसूरती पर भी लट्टू हो चुका था। उसकी नजर बार बार रिया के छलकते यौवन पर जा रही थी। ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। अगर आपको सिद्धार्थ के बारे में कुछ पता लगे तो बताइएगा जरूर। इतना कहकर अधूता वहां से निकल पड़ा था। अब उसका अगला लक्ष्य टिया और रणधीर थे। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद जब रणवीर प्रताप को रणधीर आता हुआ दिखाई नहीं दिया तो वो वहां से उठकर चल पड़े थे और टिया के पापा को भी ना चाहते हुए वहां से जाना पड़ा था। रणवीर प्रताप और उसके पापा को वहां से जाता देखकर टिया के जान में जान आ गई थी। उनके जाने के बाद वो भागकर खिड़की के पास पहुंची तो उसने देखा कि रणधीर शक्ति मौली की बॉडी को लेकर घर के ऊपर बनी चिमनी के पास छिपा हुआ था और उसने उसकी दवाइयों को हाथ में लिया हुआ था। नीचे आ जाओ, वो लोग चले गए, टिया ने रणधीर को आवाज देते हुए कहा। रणधीर शक्ति मौली को लेकर नीचे आ गया था। वो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था। उसने शक्ति मौली को बेड पर लिटा दिया था और फिर उसके बाद टिया की ओर देखते हुए बोला, वो लोग यहाँ कैसे आ गए थे? रणधीर के सवाल पूछने पर टिया ने ना में सिर हिला दिया था, जबकि उसे वजह पता थी। टिया के ना में सिर हिलाने के बाद रणधीर का ध्यान शक्ति मौली के लॉकेट के ऊपर चला गया था। मुझे लगता है ये लॉकेट ही सारी समस्या का जड़ है। इतना कहकर रणधीर ने उस लॉकेट को खींचना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने लॉकेट को छुआ उसके सामने का नजारा बदल गया था। उसने अपने आप को अंतरिक्ष की गहराइयों में खड़ा पाया था। रणधीर अचंभित होकर इधर उधर देख रहा था, तभी अपने सामने से आ रहे शख्स को देखकर उसके ऊपर मानो आसमान गिर गया था। आखिर किसे देखा था रणधीर ने अपने सामने, और क्या है उसके अंतरिक्ष में पहुंचने का राज, और क्या करने वाला है अधूता अब रिया माथुर के साथ? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफ